ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू फर्स्ट टर्म का जो पेपर है, एग्ज़ाम पेपर सृजन पब्लिक स्कूल का है, उसको सॉल्व करेंगे क्लास 11 का। जो पैटर्न है 2021-22 में जो पेपर आएगा, एमसीक्यू होगा जो 90 मिनट्स का, ठीक है ना। तो उसके पैटर्न का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सृजन पब्लिक स्कूल। किसी भी स्कूल का एक सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको पैटर्न पता चल जाएगा और काफ़ी कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स कैसे हमको उसके ऊपर जोर देना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 52.003 आर। देखिए, जब जीरोज इन बिटवीन दी नॉन जीरोज होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो डी विल बी दी आंसर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कोई भी रेडियस निकालना है तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन z पिकोमीटर होता है। n क्या है? ऑर्बिट नंबर, ठीक है, n ऑर्बिट नंबर है। तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 52.9 d का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन का z मतलब एटॉमिक नंबर ही है, एटॉमिक नंबर। ये तो हाइड्रोजन का 1 होता है, n क्या है? ऑर्बिट नंबर। तो थर्ड ऑर्बिट में n की जगह 3 रख दिया। जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा r1 इज इक्वल टू 52.9 अपॉन इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1, क्योंकि n क्या है? 2 है, 1 है सॉरी। यहाँ पे फर्स्ट रेडियस है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1 का स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे 3 स्क्वायर अपॉन r1 अपॉन r3 को जब डिवाइड करोगे तो 9 अपॉन 1 आ जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे ना, r1 अपॉन r3 को यहाँ r1 लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये और ये उड़ जाएगा तो 9:1 की रेशियो आ जाएगी। तो 9:1 वाला जो आंसर है वो डी इज दी राइट आंसर। तो क्योंकि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में n की जगह 3 रख दो, z रखा तो हाइड्रोजन में तो z 1 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। r1 में आपने क्या किया? रेडियस फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी n की जगह 1 रखा, तो ये ऊपर 9 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो इसकी रेशियो 9:1। फिर ये हटा देते हैं दोनों को, इसको यहाँ से, अब यहाँ पे जगह हो जाएगी तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन एटम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो अब सोडियम पॉजिटिव में, सोडियम के पास तो 11 होते हैं, पॉजिटिव है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं? 3 प्लस कह रहा है 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्युमिनियम के पास 3 निकल गए तो 10 है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और जुड़ गए तो इस पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तीनों तो कार्बन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं। अब आ जाते हैं डी में, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे 7 होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो n+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन, ठीक है। इसका डी आंसर होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n+ में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सब तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है विद कार्बन, तो इसलिए आंसर डी होगा, ठीक है बच्चों। इसको भी हटाते हैं, सबको हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 किया है द वन दैट डिक्रीजेज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब है किसी के बीच में, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम कहते हैं कि नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल, देयरफॉर N2 डज नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये कह रहा है द वन दैट डिक्रीजेज एज द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज इज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन H2S अमोनिया BF3 एंड SiH4 इज। इसके अंदर क्या करना होगा आपको कि इसके अंदर आपको शेप मालूम होनी चाहिए, या तो याद है तो भी ठीक है, या तो एंगल मालूम हो तो भी ठीक है, नहीं तो आपको अगर सही तरीका देखा जाए तो निकालना पड़ेगा, ठीक है।
सल्फर H2S में इसमें 2 लोन पेयर हैं, तो सल्फर के अंदर ऐसे 2 लोन पेयर ऊपर हैं, तो ये आएगा ऐसे बेंड मॉलिक्यूल, इसका 92 डिग्री से होता है एंगल। अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डेड होंगे तो 107 का एंगल करीब बनता है। BF3 में एक भी लोन पेयर नहीं है तो ट्रायगोनल प्लेनर होगा तो 120 डिग्री का एंगल होगा। SiH4 जो है ये टेट्राहेड्रल होगा, SiH4 ऐसे होगा, ठीक है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल होगा। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एंगल किसका आ रहा है, BF3 का। तो अब इसमें देखो BF3 वाला एक तो ये है, C है और एक B है, और सबसे कम किसका आ रहा है, H2S का, तो सबसे कम H2S, तो आंसर तो C हो गया, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंगल BF3 का है 120 डिग्री का है, NH3 उससे कम है 107 है। SiH4 होना चाहिए, ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई गड़बड़ है। BF3 120 का है और ये SI, ये H2S सबसे पीछे होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ है, ये भी है, A भी है। चलिए A को देखते हैं, A विल बी करेक्ट आई थिंक। BF3 में 120 डिग्रीज का है, SiH4 में 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का है, अमोनिया में कितना है 107 है और H2S में 92, तो A इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये सब एंगल अगर याद ना हो तो क्या करें, कैसे निकालें। देखिए BF3 में तो आप निकाल सकते हो कि BF3 में H इज इक्वल टू हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A का फॉर्मूला लगता है। B प्लस M माइनस C प्लस A का फॉर्मूला लगाएंगे तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन में 5 में से 2 तो अंदर हो गए, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, 3 प्लस 3 तो 3 हो गए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो ट्राइगोनल प्लेनर वैसा ही बनेगा, ऐसे 120 का एंगल हो जाएगा। इसका तो समझ में आ जाता है। SiH4 टेट्राहेड्रल होगा क्योंकि सिलिकॉन के आउटरमोस्ट में 4 है और 4 भी हो गए, ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। SiH4 में H इज इक्वल टू हाफ, सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में 4 है और 4 हाइड्रोजन के आ गए तो 4 पेयर ऑफ है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल में आपने एंगल देखा 109 डिग्रीज का, ठीक है। अमोनिया में 1 लोन पेयर है, सल्फर में 2 लोन पेयर है, तो इसलिए इसके अंदर एंगल छोटा हो गया, इसमें 1 ही लोन पेयर है, इसमें 2 है, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। और जब हम इस तरह से देख लेंगे कि इसका एंगल 120 है तो ऑर्डर निकल आएगा। ओके बच्चों, यहीं तक रखते हैं इसको, नेक्स्ट निकालते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। इथेन इज एन, कौन सा हाइड्राइड है, इलेक्ट्रॉन प्रोसाइज कोवलेंट हाइड्राइड है। इलेक्ट्रॉन प्रोसाइज में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स उतने ही होते हैं जितने की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर 4 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन में 4 हैं, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 इधर से इन्होंने बॉन्ड कर लिए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी इसका भी, तो ऐसो को कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोसाइज कोवलेंट हाइड्राइड, ठीक है। और सलाइन हाइड्राइड कौन होते हैं, जो S ब्लॉक से, जैसे सोडियम हाइड्राइड है ये सलाइन होता है। इलेक्ट्रॉन रिच कोवलेंट हाइड्राइड कब होता है, जैसे अमोनिया में 15 ग्रुप का है, इसमें एक लोन पेयर है, हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन्स है पर लोन पेयर है। ऐसे ही वाटर में 2 लोन पेयर हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। HF के अंदर 3 लोन पेयर हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच में ऑक्टेट पूरा हो सकता है पर लोन पेयर हो, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्डेड हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे BF3 है या BH3 है, तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसको हाइड्रोजन से मिल गए तो 6 ही हुए, 8 नहीं हुए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोसाइज कौन होगा, इथेन में इलेक्ट्रॉन प्रोसाइज कहलाएगा, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एवर सिंथेसाइज्ड इन द लैब वाज यूरिया। एक्चुअल में क्या था, बहुत पहले ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी थी, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि कोई भी
कंपाउंड जो हमारे बॉडी में नेचुरल बॉडी में बन रहा है या पेड़ों में बन रहा है वो हम लैब में नहीं बना सकते, उसको कोई मिस्टीरियस फोर्स बनाता है, मतलब भगवान बनाते हैं। बट हुआ क्या कि वॉगलर एक साइंटिस्ट था, तो वॉगलर जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया, और उसका यूरिया तो हमारी बॉडी में होता है, निकलता है, यूरिक एसिड जो बनता है यूरिन में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, तो यूरिया तो ह्यूमन बॉडी में भी बनता है। तो ये तो कैसे बन गया लैब के अंदर, तो यहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी टूटी थी। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन दी लैब, तो आंसर डी हो गया। कैल्शियम हाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स, इसका एक रिएक्शन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कैल्शियम हाइड्राइड को अगर आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। CaH2 को जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बनता है, तो आंसर आपका हो जाएगा H2 वाला ए। ठीक है, ये जो जितने भी हाइड्राइड्स हैं जैसे ये, इसको सलाइन हाइड्राइड कहेंगे, S ब्लॉक का है, तो ये पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब इससे रिएक्ट करता है तो बहुत हीट निकलती है, और हाइड्रोजन जो बनता है उसकी इग्निशन टेम्परेचर लो है तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है, बट हाइड्रोजन बर्न्स विद एक्सप्लोजन, इसलिए ये रिएक्शन बड़े वायलेंट होते हैं। तो कैल्शियम हाइड्राइड जब रिएक्ट करेगी वाटर से तो हाइड्रोजन गैस होती है। ठीक है, 8 तक हो गए, इसको हटाते हैं सबको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th वाला। 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 liter, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी व्हाट। हम कहेंगे 250 ml में हमारा 2.65 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। ठीक है, तो 10 ml में कितना होगा, 2.65 अपॉन 250 इंटू 10 से काट दो तो 2.65 अपॉन 25 ग्राम हुआ। अब इसको इन्होंने डिजॉल्व करके 1 लीटर में सोल्यूशन बना दिया, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन NB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो 1 लीटर कह रहा है, WB इतना ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व 2.65 अपॉन 25, और मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का निकाल लेते हैं, 46 प्लस 12 प्लस 16 3 48, 60 तो 106 हो गया, 106 ये आ गया, इंटू 1000 अपॉन 1000 हो जाएगा, वॉल्यूम 1000 लेंगे 1 लीटर के लिए। तो ये जब डिवाइड करोगे तो ये 2.65 और 25 और 106 जब लोगे तो ये 0.001 मोलर बनेगा, तो आंसर विल बी सी। तो फॉर्मूले में मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्लोराइड आयन में Cl माइनस है, पोटेशियम में प्लस है, और क्लोराइड यहाँ 17 है, एक बढ़ गया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, इसको हटा दे थोड़ा सा ऊपर वाले को, तो यहाँ जगह साफ बन जाएगी, समझाते बनेगा। तो क्लोरीन Cl माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और K प्लस में भी 18 है, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो कह रहे हैं साइजेज आर सेम, नहीं, क्लोराइड का साइज बड़ा होगा, एनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए और इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ प्रोटॉन्स कम है और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो क्लोराइड आयन इज बिगर देन पोटेशियम आयन, ये आंसर सही होगा। और K प्लस आयन इज रिलेटिवली गलत है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब और गलत है, बी वाला राइट है। तो ये 10th क्वेश्चन हो गया, हटाते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आयन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, उसकी ये जो ऑर्डर होगी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है, और कार्बोनेट आयन में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। कैसे होता है कार्बोनेट आयन में, कुछ तो पहले कार्बोनेट आयन में सिंगल बॉन्ड की तरह होता है, कुछ इस तरह से होता है कार्बोनेट आयन में, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कह सकते हो, ऐसे बनता है कार्बोनेट आयन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बॉन्ड नंबर इसका है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी, तो सबसे कम वाली कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे पीछे, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कार्बोनेट आयन की होगी, तो CO3 2 - की, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है,
इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ कह रहा है, तो इसके अंदर मान लीजिए एक तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड है, पूरा डबल बॉन्ड है नहीं, उससे कम है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो बट इसमें डबल बॉन्ड है टोटली, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी तो सबसे बड़ी इसकी, तो ए विल बी दी राइट आंसर। फिर 1 मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन, मोलर कह रहा है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल अगर सोल्यूट डिसॉल्व है तो उसको 1 मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वो जो होता है मोलैलिटी में होता है, मोलल। 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट लेना देना नहीं, 22.4 लीटर ऑफ सोल्यूशन उससे भी लेना देना नहीं। तो 1 मोलर सोल्यूशन क्या होगा, 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, और क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए, और काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इनके अंदर आंसर के साथ साथ समझाए हैं। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए, इसके अलावा एग्जाम्पलर से करिए, और कोई भी एक सैम्पल पेपर ले लीजिए या नेट से कोई पेपर लेके एमसीक्यू वाले जो फर्स्ट टर्म के पेपर है वो कर सकते हैं, या फर्स्ट टर्म के प्री बोर्ड स्कूलों में भी कुछ स्कूलों ने भी टेस्ट लिए हैं तो उनको भी प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि इनमें स्कोर करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ज़रा भी गलत हुआ तो 0 मिलेगा। सब्जेक्टिव में तो टीचर 1 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने सही लिखा है तो आधे नंबर मिल जाते थे, पर इसमें 0 ही मिलता है। तो इसलिए इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही पैटर्न से आंसर करना आ जाएगा, तब आप कर पाएंगे। ओके बच्चों, यहीं तक रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।